नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा 2009 सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र वाले भाग पर, जिसका अध्यायवार विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा 2009 सामाजिक विज्ञान पर चर्चा की जा रही है। आप हमारे प्लेलिस्ट पर आकर देख सकते हैं कि जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसमें अनेक ऐसे पेपर हैं जहां पर आपको ये प्रश्न मिलेंगे और वो प्रश्न कहीं न कहीं आगे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का जो इस प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत है। न्यूनतम क्रांतिक सिद्धांत प्रयास सिद्धांत लाबेनस्टाइन का था। ये आप लोगों को याद रखना होगा। आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में से कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लेवियाथन का लेखक कौन था? लेवियाथन का लेखक हाब्स था। ये हाब लाक रूसो। आप लोग जानते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 फिर से था, एकाधिकारी के एबी वक्र का स्वरूप होता है। एबी का स्वरूप इस प्रकार से होता है, एकाधिकारी AR वक्र का स्वरूप आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखें कि क्या पूछा गया था। 2009 की अर्थशास्त्र का जो भाग था उस पर प्रश्न नंबर 3, सामान्यतया तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थान दर क्या होता है? घटता हुआ होता है। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 4 देखें। एक ही मांग वक्र पर चलन को मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, यदि मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की कीमत लोच 0 होती है। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखें। प्रतिस्थान प्रभाव हमेशा होगा। प्रतिस्थान प्रभाव हमेशा धनात्मक होगा। आइए देखें प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर क्या पूछा गया था। इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतया पूरक होंगे तो समोत्पादन वक्र का आकार होगा। समोत्पादन वक्र का आकार समकोणी होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहाँ होगा जहाँ कीमत रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखें। घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच होती है। घटिया वस्तु के लिए आय मांग लोच ऋणात्मक होती है। गिफिन वस्तुएं या घटिया वस्तुएं के लिए आय मांग लोच ऋणात्मक होती है। प्रश्न नंबर 10, तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र क्या होता है? x के समानांतर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें कि क्या पूछा गया था। अर्थशास्त्र के इस भाग में सामाजिक विज्ञान SST के पेपर में प्रश्न नंबर 11, सीमांत आय 0 होगी यदि मांग लोच क्या होगा? 1 के बराबर होगा। उसके बाद देखें, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। JB क्लार्क ने वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद कीमत निर्धारण के सिद्धांत से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उन पर चर्चा करते हैं। जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं उसे कहा जाता है एकाधिकार बाजार कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखें, किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त है। किसी फर्म की अधिकतम होने की फर्म है
सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। आइए प्रश्न नंबर 16 पर चर्चा करते हैं। देखें कि प्रश्न नंबर 16 क्या यहाँ पर पूछा गया था। एकाधिकारी कीमत विभेद की स्थिति में साम्य की शर्त है। क्या शर्त है? MR1 बराबर MR2 बराबर MR बराबर MC। नाइट का लाभ का सिद्धांत आप लोग अगर हमारे पिछले वीडियो को देख चुके हैं तो यह निश्चित तौर पर 2010, 13, 11 अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रत्येक परीक्षा में पूछा गया है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा अनुभव है, नाइट का लाभ का सिद्धांत निश्चितता उठाने का प्रतिफल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य की स्थिति है। क्या स्थिति है? AC बराबर MR बराबर AR होता है। आइए प्रश्न नंबर 19 देखें। सही कथन क्या है? सही कथन क्या है? हस्तांतरण भुगतान का अर्थ न्यूनतम पूर्ति कीमत से है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 20 देखें क्या पूछा गया था। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख पर नियंत्रण। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा था केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण है। आइए प्रश्न नंबर 22 को देखें। खुले बाजार की क्रियाओं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रियाएं साख नीति का अंग हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 23। पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में क्या सही है? न्यूनतम और औसत लागत पर उत्पादन यहाँ पर सही था। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। यहाँ पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का प्रयोग किया जाता है। यह कथन किसका था? यह कथन हैवलर ने दिया था या हैवलर ने कहा था। कथन कहें या सिद्धांत कहें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्तों का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ दो देशों के प्रस्ताव वक्र काटते हैं। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का कारण है साधन संपदा में भिन्नता। आइए प्रश्न देखें कि विनिर्माण क्षेत्र से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 27। भुगतान संतुलन रेखा प्रणाली की दृष्टि से सदैव संतुलित रहता है। प्रश्न नंबर 28 पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखें प्रश्न नंबर 28 यहाँ पर क्या है। प्रश्न नंबर 28 है कि दो देशों ए और बी के मध्य समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम से वस्तु X एवं Y का उत्पादन निम्न प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? यहाँ पर देश ए और बी दिया है। ए में देखें आप X में 5 है और Y में 2 है वस्तुओं की इकाई, बी में 1 है और जबकि Y में 1 है। और ये देश उत्पादन में किस प्रकार विशिष्टता प्राप्त करेंगे तथा व्यापार करेंगे? देश AX वस्तु व देश BY क्या है वस्तु के उत्पादन में विशिष्टताएं प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखें अगला प्रश्न कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश
यहाँ पर बढ़ता जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? भूमि राजस्व केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। केंद्र सरकार के कर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किसे अग्रगामी कर नहीं बनाया जा सकता है? उत्पादन कर को अग्रगामी कर नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद आइए देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, 63 प्रश्नों की हमारी यह श्रृंखला रहती है, सीरीज रहती है। प्रतिदिन हम 63 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 32 इस पेपर में पूछा गया था कि प्रशुल्क है, प्रशुल्क क्या है? एक कर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 देखें, कर अपवचन का अर्थ है गैर कानूनी तरीके से कर का भुगतान न करने का प्रयास। उसके बाद प्रश्न नंबर 34, वर्तमान में भारत में मूल्य वर्धित कर निम्न में से किन पर लागू है? बिक्री कर पर यह लागू है, वर्तमान में भारत पर मूल्य वर्धित कर। उसके बाद प्रश्न नंबर 35, कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्न में से किसमें संभव है? प्रगतिशील करों द्वारा यह क्या है? कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता होती है या संभव है। आइए प्रश्न नंबर 36 को देखें, साथ में इसकी व्याख्या पर भी एक नज़र डालेंगे। आइए देखें प्रश्न नंबर 36 की करापात अंतिम करदाता पर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय संस्थाओं का नियमन क्या नहीं है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है। छिपी हुई बेरोजगारी से आश्रय है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। प्रश्न नंबर 39 देखें, महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक को महबूब उल हक ने क्या किया था? विकसित किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 कि विश्व बैंक सामान्यतः देता है, क्या देता है? दीर्घकालीन ऋण देता है। विश्व बैंक सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण देता है। प्रश्न नंबर 41, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ... में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? ये आप एक नज़र जरूर इस पर डालें, क्योंकि यह प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत लोगों को क्या करते हैं? रोजगार प्रदान करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 43 देखें, कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना क्या है? कुटीर ज्योति योजना का एक भाग है। आइए प्रश्न नंबर 44 देखें हम यहाँ पर कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक छोटा अर्थात छोटे भाग को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 45, जेएम कीन्स के रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में साम्य उस बिंदु पर होता है जहां समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति समान हो। आइए प्रश्न नंबर 46 यहाँ पर देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास एवं समस्याओं से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी हैं? व्यापार की जो अदृश्य मदें हैं वह बैंकिंग सेवाएं हैं,
जहाजरानी सेवाएं हैं, पर्यटन से प्राप्त आय है, बीमा सेवाएं हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 47 देखें कि भारतीय कृषि के लिए निम्न में कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका सही आंसर है, साहूकार एवं महाजन भारतीय कृषकों के ऋण के लिए साख नहीं है, मतलब एक संस्था नहीं है। अगला प्रश्न, यदि फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत में सभी चरों का मान 2 गुना कर दिया जाए तब कीमत स्थिर हो जाएगी, दुगुना कीमत हो जाएगी। यदि फिशर की मुद्रा परिमाण सिद्धांत से सभी चरों का मान दुगना करेंगे तो कीमत भी दुगनी हो जाएगी। 49वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि जहाँ पर होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है? मृत्यु दर में तीव्र गिरावट एवं जन्म दर में क्या होती है? वृद्धि होती है, तब तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 में अपनाई गई। इसके बाद आइए देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। यहाँ पर देखें, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, प्रश्न नंबर 53। जुलाई 1991 में भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया, कितना किया? लगभग 10% रुपये का अवमूल्यन किया, 9.5% रुपये का अवमूल्यन किया था। उसमें पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कुछ प्रमुख क्रांतियां यहाँ पर हैं, हरित क्रांति फसल से या नहीं अनाजों से, पीली क्रांति तिलहन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। बजट है एक क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब एक साल का लेखा जोखा क्या है? बजट कहलाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कुल 63 प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं इस सीरीज में। आइए देखें आज का 57वां प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? जब सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, औसत उत्पादकता भी बढ़ती है, बिल्कुल सही है। और सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता से पहले ही घट जाती है। वृद्धिमान सीमांत उत्पादकता वृद्धिमान औसत उत्पादकता से अधिक होती है, जबकि यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वह है प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है। प्रश्न नंबर 58 हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो तो गुणक का मान होगा 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम है। जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक को बार बार पूछा जाता है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इनकी पुस्तक का नाम था। आइए कुछ और प्रश्न हैं यहाँ पर, उन पर जल्दी से चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको अनेक ऐसे वीडियो मिलेंगे जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 60, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे सैमुअल्सन। प्रकट हुए थे, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे नाइट में अनिश्चितता का सिद्धांत है, वैसे ही प्रकट कौन हुए थे? सैमुअल्सन हुए थे। प्रश्न नंबर 61, अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लगान ऊंची है, बल्कि लगान नहीं है कि लगान ऊंची है, बल्कि लगान ऊंची है इसलिए कि अनाज की कीमत ऊंची है। इस कथन को किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत से संबंधित है? रिकार्डो के सिद्धांत से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 62 निम्न में कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है, जबकि एडम की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा क्या है? भौतिक परिभाषा के अंतर्गत है। आइए देखें आज का आखिरी प्रश्न क्या पूछा गया था इस प्रश्न पत्र में। 63वां प्रश्न, प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे रोस्टोनिज रोदान क्या थे? प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये थे आज के 63 प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। आप लोग चाहें तो इनके व्याख्या से और इनसे नोट्स बना सकते हैं और आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं और अपने स्तर से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, टीचिंग एग्जाम में पूछे जाने हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।